गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक ठाक होगा सब कुछ। और सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि अपडेट्स अच्छे मिलते हैं बच्चों के तो अच्छा लगता है। फिर बच्चे डाउट पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। खैर, अभी आपने एक ट्रैक पकड़ लिया है, अब आप इस चैप्टर को कर लेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, हल्के फुल्के से कुछ क्वेश्चन कराए थे। वैसे बेसिकली एक गोल्डन के नाम से कुछ मैंने डाला हुआ है एक वीडियो, उसे ज़रूर देख लेना। उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में y1 y2 कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं। उसे ज़रूर देख लेना कि अगर कई सारे कर्व एक साथ मिक्स हो जाएं तो हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं उनके बीच का। फिलहाल कुछ चीज़ें अभी जो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा उनसे क्लियर हो जाएंगी। और बाकी के जैसे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 8.1 और 8.2 के क्वेश्चन में। इसी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा वो सेम इसी कैटेगरी का होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 6 मार्क्स की एक अच्छी स्टार्टिंग है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विच इज इंटीरियर टू पैराबोला। वर्ड लिखा हुआ है पैराबोला, मतलब पैराबोला। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया फाइंड करना है। सर्किल का एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया फाइंड करना है? वो एरिया जो इस पैराबोला के अंदर है। तो सबसे पहले तो फिगर बना के ही आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एरिया की ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये जो सर्किल लिखा हुआ है ना, उसे एक्चुअल में आप इस तरीके से लिखिए कि x² + y² = 9/4, क्योंकि x² और y² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब इसका सेंटर तो 0 0 होगा और रेडियस इसकी 9/4 का √ हो जाएगी, यानी रेडियस हो जाएगी इसकी 3/2। अब ऐसा सर्किल आपको प्लॉट करना है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3/2। अब मैंने पहले भी कहा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। 3/2 मतलब 1.5, तो लगभग इतना हमने मान लिया और सर्किल ड्रॉ कर दिया। आप सर्किल बना दो कि अगर कंपास यहाँ रखा हो, पेंसिल वहाँ रखकर आप प्लॉट कर दोगे इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3/2, 0। इधर पॉइंट हो जाएगा ये -3/2, 0। ये वाला पॉइंट, ये -3/2, ये वाला पॉइंट +3/2। ओके, साथ के साथ आप y की वैल्यू लिखना भी सीख लो कि जैसे ही आपने ग्राफ बनाया तुरंत y की वैल्यू लिखो, वो यहाँ से आ जाएगी। इसी इक्वेशन का ग्राफ है ये, तो y की वैल्यू होगी 9/4 - x² का √। y की वैल्यू 9/4 - √x²। ये तो सर्किल बना। उसके बाद कहा गया विच इज इंटीरियर टू पैराबोला। अब ये पैराबोला x² = 4y, y की पावर 1 है तो y के एक्सिस सिमेट्रिक होगा, मतलब इस वाले पैराबोला की बात की गई है। यहाँ पर ये हमने पैराबोला हमने ट्रेस किया। इस पैराबोला के लिए भी आप y की वैल्यू जरूर लिख लें। इसके लिए y की वैल्यू जैसे ही उस इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू आएगी x²/4। इतना काम तो आप साथ के साथ खत्म कर लेंगे। y = x²/4, ये आपने कर लिया। अब आपके पास इस वाले कर्व की भी y की वैल्यू है, इस वाले कर्व की y की वैल्यू √9/4 -x²। इस नीचे वाले कर्व की भी y की वैल्यू है। अब पैराबोला का तो इंटीरियर होता है, ये पैराबोला के अंदर वाला पोर्शन होता है। इस बात को समझो आप कि जैसे हमने पैराबोला बनाया तो ये पैराबोला का ये पूरा रीजन पैराबोला का इंटीरियर कहलाएगा और ये पूरा रीजन पैराबोला का एक्सटीरियर। तो हमें सर्किल का वो एरिया फाइंड करना है जो इस पैराबोला के अंदर है। अब पैराबोला के अंदर सर्किल का रीजन यही तो है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला रीजन हमें फाइंड करना है। अब अगर आपने वो जो वीडियो डाला है जिसको मैंने गोल्डन वीडियो बोला है, उसे आप देखो कि ये कौन सी वेराइटी का है, तो टाइप 3 दिखाई देगा आपको जब दो कर्व के बीच में। और वैसे भी आप देख सकते हो कि एक ये कर्व है। एरिया इस वाले को आप y1 मान लो, इस वाले को आप y2 मान लो। तो ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया। ये दोनों पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे लिमिट फाइंड करने में। एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको फाइंड करने हैं। तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। जैसे ही आपने ये पैराबोला और सर्किल बनाया तो पैराबोला और सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप पैराबोला और सर्किल दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को और इसको आप दोनों को सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगे x की। दोनों को आप सोल्व करिए। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे।
जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y है, वो 4y लाकर इसमें आप पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस y की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी। तो आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए, पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करके 2 पॉइंट फाइंड कर लीजिए, x की आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगे। देखिए मैंने बोर्ड पर ये दोनों इक्वेशन सोल्व कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आराम से समझ लीजिएगा। पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y हमने यहाँ पर पुट कर दी, एक्स स्क्वायर की जगह 4y, उसके बाद फैक्टराइज किया। अब ध्यान रखना y की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है वो तो पॉजिटिव y में बने हुए हैं ना, नेगेटिव y में तो ये इंटरसेक्ट करते भी नहीं है। वैसे भी अगर y की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। तो y की वैल्यू ये नेगेटिव वाली छोड़ दोगे, y की वैल्यू 1/2 कंसीडर करोगे, उससे आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, +√2 और -√2। +√2 तो ये वाली हो गई और -√2 ये हो गई, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ x की वैल्यू -√2 है और यहाँ पर x की वैल्यू +√2 है। तो x की आपको दो वैल्यू मिली, -√2 और +√2। ये वाला काम आप हर क्वेश्चन में करेंगे जब भी इक्वेशन सोल्व करनी होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो। उसके बाद अब आपको इस शेडेड रीजन का एरिया लिखना है। तो एरिया लिखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा आप ये देखो कि ये एरिया किस कर्व के नीचे है, किस कर्व के ऊपर है। जैसे कि ये वाला एरिया इस y1 वाले के नीचे है, इसलिए y1 को आप पॉजिटिव लेंगे, y1 dx। और लिमिट कैसे लिखेंगे कि ये y1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एरिया यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। शब्दों को ध्यान दिया करो, मैंने कहा कि y1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, वैसे एक्चुअली आप ये देखोगे ये पूरा y1 है, बट मैं कह रहा हूँ कि एरिया जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ वहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर x की वैल्यू -√2 है और यहाँ तक गया, ये एरिया यहाँ तक बना और यहाँ पर x की वैल्यू +√2 है। तो लिमिट हो जाएगी -√2 से लेकर +√2 तक। ये तो y1 वाला हुआ। अब अगर हम इसकी बात करें, दूसरा कर्व ये है और एरिया इसके ऊपर है, इस कर्व के ऊपर है, तो अगर एरिया इसके ऊपर है तो इस वाले कर्व को हम नेगेटिव लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ये वाला कर्व है y2, ये y2, ये y1, ये तो इसी कर्व की इक्वेशन लिखी हुई थी, इसी वाले की। तो माइनस करेंगे y2 को, -y2 dx, और ये y2 वाले के लिए भी लिमिट तो सेम काम करेगी, क्योंकि ये भी -√2 से लेकर +√2 तक था। वैसे भी जो टाइप थर्ड होता है उसमें लिमिट दोनों में सेम रहती है, तो आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि वैसे भी बुक में एक साथ लिखा रहता है इस तरीके से, -√2 से +√2, y1 -y2 dx। उसके बाद आप y1 और y2 की वैल्यू पुट करेंगे, -√2 से +√2 तक। y1 की वैल्यू ये है अंडर वाली, √9/4 -x², और -y2 की वैल्यू है x²/4 dx। और ये इंटीग्रेशन करके आप लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा एरिया मिला, इसमें कोई डबल नहीं करना, कुछ नहीं करना है, पूरा एरिया आपको फाइनल आंसर यहाँ से मिल गया। तो वैरायटी वही है, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी क्वेश्चन सेम यही थे, हर बार यही काम चलेगा कि एरिया जिसके नीचे है उसे पॉजिटिव लेंगे, जिस कर्व के ऊपर है उसे नेगेटिव लेंगे। लिमिट डिसाइड करने के लिए आप ये देखोगे कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, जहाँ तक ये गया वहाँ पर x की वैल्यू कितनी है। तो इससे लेकर इस तक की आप लिमिट पुट कर देंगे। हर क्वेश्चन में यही कहानी बननी है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, और ये सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पहले भी इसी कैटेगरी के आते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या उलझा हुआ क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर से, आसानी से आप कर लोगे। मतलब ये समझ लो कि आपने अगर इस सीरीज़ के सारे वीडियो देख लिए तो आपके 6 नंबर खड़े हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे लिखा हुआ है फाइंड एरिया बाउंडेड बाई दिस एंड दिस, मतलब दो कर्व बने हुए हैं, इन दोनों कर्व से जो एरिया बाउंड होगा उस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इन कर्व की इक्वेशन हम बनाकर देखते हैं, इक्वेशन तो बनी हुई है, इन कर्व को हम बनाकर देखते हैं कि इनके बीच में कौन सा एरिया बाउंड होगा। इसे देखिए आप, दोनों सर्किल की इक्वेशन है, ये दोनों सर्किल की हैं। मैंने सर्किल वाले में बताया था 2 टाइप के होते हैं। तो इस सर्किल के अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले सर्किल का सेंटर और रेडियस बता सकते हो कितना होगा? इस वाले का सेंटर होगा 10 और रेडियस होगी इसकी 1। एक्चुअली इनसे पता चल जाता है, जो ये होल स्क्वायर होते हैं ना, इन्हें 0 के इक्वल रख के x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया करो। इसे 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसे 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, मिल गया आपको सेंटर। कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सोचना नहीं है कुछ भी।
होल स्क्वायर था, x माइनस वन, एक्स वाली टर्म को जीरो रखा, x की वैल्यू 1 आ गई, y वाली को जीरो रखा, y की वैल्यू 0 आ गई, तो सेंटर 1 0 हुआ, रेडियस इसका अंडर रूट होता है। अब इसका सेंटर 1 0, रेडियस 1 है तो 1 0 इतना, और ये वाली डिस्टेंस आप 1 कंसीडर करो, तो कंपास यहाँ पे रखोगे, पेंसिल यहाँ पर रखोगे और सर्किल घुमा दोगे, इस तरीके से घूमेगा। इमेजिनेशन पावर आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में कंपास लेकर लगे हुए हैं कि कैसे घूमेगा, बस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ये इधर कम उधर ज़्यादा हो गया तो डजेंट मैटर, कोई मार्क्स आपके कट नहीं करेगा, बस थोड़ा सा साफ सुथरा रखना। ऐसा भी नहीं है कि आप सर्किल को कुछ ऐसा बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक ठाक से आप सर्किल बनाओगे, एकदम एग्जैक्टली कंपास की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, उसके बाद अगर इस सर्किल, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये वाला सर्किल मैंने गलत बनाया, क्योंकि सेंटर 1 0 लेना था हमें। मैं फिर से बनाता हूँ, इसे फिर से बनाता हूँ, देखिए सेंटर 1 0, हमने इस पॉइंट को 1 0 मान लिया कि ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये पॉइंट 1 0 होगा। अब अगर ये पॉइंट 1 0 है, रेडियस 1 ली हमने, तो पेंसिल यहाँ रख लेते हैं, देखो कंपास यहाँ रखा हुआ है, पेंसिल यहाँ पर रखी, अब हम घुमाएंगे सर्किल ऐसे, यहाँ पर सर्किल घुमाएंगे तो ऐसे जाएगा, ये कुल मिलाकर इस तरीके से सर्किल होगा ऐसे। अब अगर इधर 1 है तो उधर भी 1 होगा, और ये यहाँ 2 तक पहुँचेगा, ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा। हमें इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको हमेशा ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये एग्री करते हो कि ये 2 0 होगा, क्योंकि इधर रेडियस इसकी 1 है, उधर भी 1 है, 1 और 1 मिलकर 2 हो गए। तो एक तो ये सर्किल हुआ, इस सर्किल के लिए लगे हाथ आप y की वैल्यू भी लिख लिया करो। यहाँ से आएगी y की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप दूसरे सर्किल पर आ जाओ, दूसरा सर्किल ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट है और इसे y1 मान लिया करो, और ये सेकंड है। इसका सेंटर 0 0 होगा और जी रेडियस इसकी 1 होगी, तो 0 0 मतलब यहाँ कंपास रखेंगे, रेडियस 1 तो इतनी डिस्टेंस 1 है, मतलब आप यहाँ पर पेंसिल रख के, यहाँ कंपास यहाँ पेंसिल, अब सर्किल घुमाओगे तो ऐसे ऐसे घूमेगा सर्किल। तो आप ये सर्किल आप पूरा ट्रेस कर दो, ये सेकंड सर्किल बन गया। इसके लिए भी आप y की वैल्यू लिख दो, ये वाला सर्किल पहला था, इसके लिए y की वैल्यू अगर मैं लिखूं से y1 माना था ना, इस सर्किल को ध्यान देना, y1 की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर दिखाई दे रहा होगा वीडियो में आपको? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। y1 की वैल्यू इतनी है इस वाले सर्किल के लिए, इस वाले सर्किल के लिए इसे हमने y2 मान लिया, और y2 की वैल्यू ये यहाँ से हटा देते हैं। y2 की वैल्यू, ये वाला सर्किल तो इससे बनाया, और यहाँ से आएगी y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y1 y2 कुछ नहीं है, मतलब y1 पहली इक्वेशन के y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस, y2 दूसरी इक्वेशन के y को, और कुछ नहीं है। इनसे कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करने लगना कि ये y1 y2 कहाँ से आ गई। y1 मतलब पहली इक्वेशन की y की वैल्यू, y2 मतलब दूसरी इक्वेशन की y की वैल्यू, क्योंकि ये फॉर्मूले में रखनी होती है हमें। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ, एक बार उसे आइडेंटिफाई कर ले। दोनों सर्किल के बीच में ये एरिया बना है, दोनों के बीच में ये। अब इससे पहले ये बात बहुत बार डिस्कस हो चुकी है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वाई डी एक्स वाला, उसके लिए बाउंडेशन है कि उस फॉर्मूले से हम सिर्फ एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी चला गया, तो इस एरिया को हम फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप बस ये देखिए कि सिर्फ इतना एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, ये वाला सिर्फ ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाई सिमेट्री आप देखेंगे कि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे बनेगा, तो इस एरिया को फाइंड करके उसी का ही हम डबल कर देंगे। ये एरिया फाइंड करेंगे और इसी का डबल कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा हमें। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये एरिया यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, पहले यहाँ से पहले यहाँ तक गया। उसके लिए y की वैल्यू तो ये y1 ले रखी है। अब कहाँ तक गया, वहाँ x की वैल्यू कितनी है ये तो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोनों इक्वेशन आप सोल्व करोगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सोल्व करो। और सोल्व करने के लिए मुझे तो बिल्कुल सिंपल एलिमिनेशन दिख रहा है इसमें कि अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और इक्वल में 0 रह जाएगा, क्योंकि जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हुआ और मतलब ये वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, उधर 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। होल स्क्वायर जैसे ही आप ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। एक बात बस ध्यान रखना कि यहाँ पर भी x की वैल्यू 1/2 और बिल्कुल सेम यहाँ भी 1/2 ही रहेगी। दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों के लिए x की वैल्यू सेम थी, इसलिए एक ही वैल्यू आई। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें y से एक्चुअली कोई खास मतलब भी नहीं होता है, y से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें तो ये देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 आई। अब हमें पता चला कि लिमिट 0 से लेकर 1/2 तक चलेगी इस कर्व के लिए। इस कर्व के लिए y की वैल्यू ये लिखी हुई है। फिर इस वाले कर्व के लिए लिमिट चलेगी 1/2 से लेकर 1 तक, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, ये 1/2 से लेकर 1 तक चलेगी और y2 की वैल्यू ये रखी जाएगी। अब देखना यह है कि कब ये प्लस होंगे कब माइनस होंगे। तो ये जो y1 है ये एरिया इसके नीचे बाउंड है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ऐसे बना हुआ है ऐसे, और एरिया यही वाला तो बाउंड किया हमने, तो ये इसके नीचे ही है, मतलब y1 को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर y2 की बात करें तो y2 कुछ ऐसे बना हुआ है और आप अगर देखें तो ये एरिया इस y2 के भी नीचे है। नीचे मतलब ऐसे y2 के ऊपर वाला पोर्शन तो ये होगा ना, तो ये वाला पोर्शन नीचे होगा। एक्चुअली बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लेफ्ट राइट दिखाई देता है कि सर ये एरिया लेफ्ट में है ये एरिया राइट में है, लेकिन आप थोड़ा सा वाइड करके देखो, ये वाला पोर्शन नीचे है ये ऊपर है, ये नीचे है ये ऊपर है। ओके, तो y1 के भी नीचे बना हुआ है एरिया, y2 के भी नीचे बना हुआ है, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों को प्लस करेंगे। अब y1 भी प्लस रहेगा y2 भी प्लस रहेगा। y1 के लिए y1 ये है, इसके लिए एरिया 0 से लेकर 1/2 तक गया, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1/2 तक। y2 की अगर बात करें तो y2 का एरिया 1/2 से स्टार्ट होकर 1 तक गया, तो y2 का एरिया होगा 1/2 से लेकर 1 तक। अब y1 और y2 की आपको वैल्यू पुट कर देनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपको बस इंटीग्रेशन का काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इंटीग्रेशन बार बार मैं कह रहा हूँ कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट वाला फॉर्मूला पक्का रट लो, वही यूज होता है लगभग हर क्वेश्चन में। तो y1 तो यहाँ पर फिर से वही है कि 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस नेक्स्ट 1/2 से लेकर 1 तक और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज 7.7 को तैयार कर लेना इस चैप्टर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सेम ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.7 में है, एक ही फॉर्मूले के ऊपर है सब कुछ। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बाकी है इसमें? क्योंकि ये एरिया तो ऊपर का एरिया आया, हमें टोटल एरिया फाइंड करना था और टोटल एरिया के लिए क्या होगा कि ऊपर का एरिया प्लस नीचे का, मतलब इसका ट्वाइस हो जाएगा, डबल कर देंगे इसका। तो आप बाहर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मतलब जो फाइनल आंसर आएगा उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया आपको इस तरीके से मिलेगा। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो गई होंगी कि एक्चुअल में फंडा क्या है, क्योंकि बार बार वही है, एरिया जिसके नीचे है वो पॉजिटिव, जिसके ऊपर है वो नेगेटिव, लिमिट डिसाइड करते हैं, बार बार यही है। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बचते हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन बचते हैं ट्रायंगल वाले। ट्रायंगल वालों को मैं एक बस अलग से वीडियो बनाऊंगा। 2 कैटेगरी हैं ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में, टाइम लगता है उन्हें समझाने में, इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक जो इनइक्वालिटी वाले हैं, लेस देन ग्रेटर देन के कुछ आप क्वेश्चन देखोगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर है, वो बनते हैं। बाकी एक्सरसाइज 8.2 में 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में, देखते जाना। एक्सरसाइज 8.2 का ये 3rd क्वेश्चन देखिए। हमें एरिया कैलकुलेट करना है, इस सब के बीच में कोई बाउंड होता होगा, वो एरिया कैलकुलेट करना है। अभी बस कुछ दे नहीं रखा है, सिंपल ये कहा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये इतने सारे कर्व दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 हम इन्हें ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। इनका ग्राफ बनाएंगे, इनके बीच में कोई एरिया बाउंड होता होगा। जैसे सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, y = x² + 2। अब इक्वेशन तो ये पैराबोला की है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। जिसमें y की पावर 1 और x की पावर 2 होती है, वो पैराबोला इस तरीके का बनेगा।
लेकिन जो ग्राफ वाला जो वीडियो मैंने बना रखा है उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया कि अगर यहाँ पर कुछ प्लस या माइनस कुछ आ जाता है तो आपको इसका वर्टेक्स फाइंड करना होगा। अब ये पैराबोला ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है। ये जो इसका वर्टेक्स है वो 0 0 पर नहीं होके शिफ्ट होगा वर्टेक्स। शेप तो ये रहेगी, बनेगा ऐसे ही, लेकिन वर्टेक्स कहाँ आएगा इसका, मतलब कहाँ से ये टर्न करेगा, उसके लिए आप होल स्क्वायर वाली टर्म को 0 रखो। जैसे ही आप होल स्क्वायर वाली टर्म को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी आपको, और x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आपको वर्टेक्स मिलेगा इसका 0,2। इस तरीके से वर्टेक्स 0,2 मिल जाएगा। तो फिर पैराबोला ये ना होकर 0,2 पॉइंट यहाँ होगा और यहाँ से आप ऐसे पैराबोला ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैराबोला हो जाएगा। तो आपने ये पैराबोला बना दिया, ये तो हो गई। इसके लिए y की वैल्यू लिख दो, तुरंत लिख दो। y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस वाले के लिए लिख दिया हमने। अब दूसरी पर आ जाओ। दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर x और y दोनों की पावर 1 1 आई हुई है, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी। और लाइन की इक्वेशन के लिए हम टेबल बना के करते थे। y इक्वल टू एक्स के लिए आप टेबल बना लोगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट मेथड मैंने नहीं बताया था तुम्हें। y इक्वल टू एक्स के लिए पहले x 0 तो y की वैल्यू भी 0, अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। अब 0 0 तो ये होगा, x की 1 y की 1 लगभग यहाँ पर होगा, और आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। स्पेशली ध्यान देना कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कर्व और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये अलग से निकल जाएगी, वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की लाइन यही होती है, y एक्सिस को ही x इक्वल टू 0 बोलते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो यहीं पर होती है। फिर x इक्वल टू 3, अब ये 1 ज़्यादा दूर हो गया, 1 को यहाँ पर रखो, क्योंकि 3 एक्चुअली ऐसे ऐसे हमने ले लिया x इक्वल टू 3, मतलब ये वाली लाइन, क्योंकि पैराबोला ना बंद नहीं होता, पूरा ऐसे इन्फिनिटी तक ओपन रहता है। तो अगर पूरा इन्फिनिटी तक खुला होगा तो x इक्वल टू 3 से कहीं ना कहीं कट करेगा, पैराबोला को भी कट करेगा, इस लाइन को भी। तो ये लाइन x इक्वल टू 3 की ये पैराबोला हुआ। ये लाइन y इक्वल टू एक्स, इसके लिए भी y की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो y इक्वल टू एक्स। इस कर्व के लिए y की वैल्यू लिखी हुई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस कर्व के लिए। अब जो इस कर्व के इस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 3 के बीच में एरिया बाउंड हुआ, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये वाली शेप है, ये वाला एरिया बाउंड हुआ है इनके बीच में। अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, बस इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, इनसे तो हमें लिमिट पता चलेगी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एरिया और यहाँ तक बना, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक बना, x की वैल्यू 0 से 3 तक बना। इस वाले इसे आप y1 मानो, इस वाले कर्व को ये y1, और इस वाले कर्व को आप y2। ये y1 के नीचे है और y2 के ऊपर है। y1 के नीचे है मतलब y1 को पॉजिटिव लेंगे, y2 के ऊपर है मतलब y2 को नेगेटिव लेंगे। y1 के लिए लिमिट 0 से लेकर 3 तक रहेगी, y2 के लिए भी लिमिट 0 से लेकर 3 तक रहेगी। तो सिंपल है, बिल्कुल आप कर लोगे। अगर इसका एरिया आपको लिखना है तो एरिया में आप लिख दोगे y1 dx, लिमिट यूज कर लोगे 0 से लेकर 3 तक y1 के लिए, फिर माइनस y2 dx, क्योंकि y2 के ऊपर है एरिया, y2 के ऊपर है तो y2 को माइनस, y1 के नीचे है तो y1 को प्लस, जिसके नीचे है वो प्लस, जिसके ऊपर है वो माइनस, y2, और लिमिट इसकी यूज करेंगे हम 0 से लेकर 3 तक। उसके बाद y1 और y2 की वैल्यू आप रख दोगे 0 से 3। y1 की वैल्यू हमने रखी एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस, क्योंकि लिमिट सेम है तो एक साथ ही लिख लो इनको, माइनस y2 की वैल्यू x, और फिर इस पूरे का आप इंटीग्रेशन करा दोगे, पूरा एक साथ ऐसे लिख लो 0 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 dx। इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, ये मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इस चैप्टर में इंटीग्रेशन परेशान नहीं करेगा, इंटीग्रेशन इजी से, या तो ये x की पावर n वाले फॉर्मूले के ऊपर है, या फिर आपके इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले के ऊपर। तो कंसेप्ट इसमें भी बिल्कुल सेम था। इसके अलावा जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बने उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।